गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सर्वोत्तम कुमार यादव। स्टूडेंट, आज आपको हिंदी सेकेंड क्लास 4 की हिंदी सेकेंड लेसन फर्स्ट है, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। ये आपको बता दें कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है। स्टूडेंट, जो सबसे पहले आप देखेंगे भाषा मीन्स आप लैंग्वेज भाषा जो होता है, इसकी रचना जो होती है, यानी कि ये बना किससे है, संस्कृत का जो भाष धातु होती है, भाष, ये संस्कृत धातु भाष धातु है, इससे इसकी रचना होती है। भाष मीन्स होता है बोलना, भाष मीन्स होता है बोलना, यानी कि जो कुछ हम बोलते हैं वो भाषा होती है। जो कुछ हम बोलते हैं वो क्या होती है, वो भाषा होती है। अब इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, कैसे बनती है या क्या इसके अर्थ कहीं बोले चाहिए, क्या तरीका होता है। लेकिन सबसे पहले भाषा का परिचय है, ये है भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो जो संस्कृत होता है, संस्कृत जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, भाषा, संस्कृत एक भाषा भी है, तो संस्कृत का भाष धातु जो होता है उसी से मिलकर बना हमारा भाषा। और भाषा मतलब भाष मीन्स होता है बोलना, जो कुछ हम बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। तो ये संस्कृत के भाष से हुआ है, इसका अर्थ होता है बोलना। तो स्टूडेंट, भाषा, अब देखिए भाषा क्या होता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने रखता है और उनके भाव और विचारों को सुनता है और समझता है, वह भाषा है। यानी कि भाषा एक माध्यम है, वह एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे के सामने रखता है, यानी कि उनको सुनाता है और उनके भाव और विचारों को अपने सुन करके स्वयं समझता है। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा करते हैं। तो भाषा ही एक साधन है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, अपनी बातों का, भावनाओं का, विचारों का आदान प्रदान दूसरे से कर सकते हैं। बिना भाषा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी को अपनी बात नहीं समझा सकते, किसी की बातों को सुन के समझ नहीं सकते, उसकी समस्याओं की परेशानियों को, उसका एक माध्यम क्या होता है, भाषा, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। स्टूडेंट, ये हो गया भाषा। अब देखिए इसके बाद आप पढ़ेंगे भाषा के रूप। और देखिए भाषा जो होता है कि जो भी कुछ हम बोलते हैं, ध्वनि होती है, उसका अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब कुछ जो हम बोल रहे हैं उसका अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं तो भाषा नहीं है। यानी कि जो भी कुछ बोल रहे हैं, जैसे बोल दिया जा रहा है वह जा रहा है, हम अगर बोल रहे हैं वह घर जा रहा है। देखिए हिंदी भाषा का प्रयोग, ये शब्द है हिंदी भाषा में लिखे गए, ये हिंदी भाषा का प्रयोग, और हर एक शब्द का इसमें क्या है, अर्थ है। वह घर जा रहा, यानी कि जितनी भी ध्वनि हम निकालेंगे उसका क्या होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए, सभी ध्वनियों का एक अर्थपूर्ण होना चाहिए, तभी यह क्या होगा, भाषा होगा। तो स्टूडेंट, इसके बाद आप पढ़ेंगे भाषा के प्रकार, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज आप पढ़ेंगे। भाषा के प्रकार, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। तो स्टूडेंट, भाषा जो मुख्यतः होती है वह दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है आपकी, आप कहेंगे आप तीन पाएंगे, लेकिन तीसरा हम बताएंगे क्योंकि तीसरा को कोई अधिकारी रूप नहीं दिया गया है। लेकिन पहला आप देखिए, पहला मौखिक भाषा, इसको बोलते हैं हम ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। दूसरा होता है भाषा। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए मौखिक भाषा, मुख से हम जो कुछ बोलते हैं और जो कानों से सुन लेते हैं, यानी कि जो मुख से बोला जाता है, कानों से सुना जाता है, वो क्या होता है, मौखिक भाषा होता है, ओरल लैंग्वेज। मतलब उसे लिखा ना जाए, जो जैसे हम बोल रहे हैं और आप इसको सुन रहे हैं, ये क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गया। यानी कि जो कुछ बोला जाता है या सुना जाता है वो क्या था, मौखिक भाषा का रूप होता है। जैसे न्यूज आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मौखिक भाषा हो गया।
रेडियो सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, किसी की बातों को सुन रहे हैं, किसी के द्वारा कहानी सुन रहे हैं, ये सब किसका रूप है? मौखिक भाषा का रूप है। तो इसे क्या कहें, यानी कि वह भाषा जो क्या मुख के द्वारा बोली जाती है या कानों द्वारा सुनी जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? मौखिक रूप कहेंगे। जैसे वाद विवाद भाषा, कोई घटना का कहानी सुनना, किसी के द्वारा कोई गीत सुनना, ये सारी चीजें क्या हो गई? मौखिक भाषा हो गई। इसके बाद स्टूडेंट आता है आपका लिखित भाषा। देखिए लिखित भाषा जो होता है, लिखित भाषा जो होता है वह जो कुछ भी हम अपने मन के भावों या विचारों को जब हम लिखित रूप देते हैं, मतलब उसको लिख करके किसी के सामने प्रकट करते हैं, वो क्या होता है? लिखित भाषा। या किसी चीज की लिखी हुई चीजों को हम पढ़ते हैं, वो क्या होता है? लिखित भाषा होता है। जैसे आप पत्र लिख रहे हैं किसी को, ये कौन सा रूप है? ये भाषा है। अपने मन के भाव विचार जो भी होता है, आप उसमें समस्याओं को, अपनी खुशियों को, सब कुछ को उसमें प्रकट करते हैं, पत्र में प्रकट करते हैं। लेकिन वो रूप कौन सा होता है भाषा का? वो रूप होता है लिखित भाषा, रिटेन लैंग्वेज होता है। यानी कि लिख करके अपने विचार से, अब विचारों से अगले को आप क्या करते हैं? अवगत कराते हैं, अगले को आप उस बताते हैं अपनी भावनाओं को, फीलिंग को। तो किसके द्वारा करते हैं आप? लिखित के द्वारा। तो किताबें जो हो गई हैं, कहानियां हो गई, समाचार पत्र हो गए, और जो लेख होते हैं, सब कुछ क्या होते हैं? लिखित भाषा का रूप होते हैं। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा। अब तीसरा कहीं जगह आपको मौखिक, लेकिन ये मौखिक को कोई साहित्य रूप इसलिए नहीं दिया गया इसका रूप, क्योंकि इसको जो ध्वनि होती है, आपको पहले भाषा बताएं कि सबका सभी ध्वनियों का अर्थ होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। इसमें आप पढ़ेंगे मौखिक जो कुछ बोल रहे हैं उसका अर्थ है, तो भाषा है। लिखित में जो कुछ आप लिख रहे हैं अर्थ है, उसका भाषा। लेकिन जो आपका साइन लैंग्वेज होता है, जो अब सांकेतिक होता है, जिसको कितने लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा है, बट उसे क्या है? एक आधिकारिक रूप इसलिए नहीं दिया गया कि संकेत हर जगह अलग अलग होते हैं, उसका कोई निश्चित नहीं होता। जैसे सपोज एक आपको बता दिया जाए, ऐसे के लोग बोल देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? गोल बॉल भी हो सकता है, गोल सेप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो क्या होते हैं कि जो उसमें सांकेतिक होते हैं, संकेतों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, इसलिए उनको क्या किया गया? सिर्फ मौखिक और लिखित को ही इसमें रखा गया, संकेतों का तो नहीं रखा गया। बट संकेतों का प्रयोग गुंगों के लिए, मुखवादियों के लिए किया जाता है, लेकिन उसका कोई आधिकारिक है निश्चित ये नहीं होता है कि वह हर समय उसी जैसा हो। तो ये आपका दो होगा। तीसरा में इसमें आपको कुछ बताइए कि इसमें लिखित जो भाषा होता है, काफी दोनों भाषाओं में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो लिखित होता है। आप सोचेंगे मौखिक भी है, अक्सर हम बोल चाल से ही प्रयोग काम चलाते हैं, बोलने का ज्यादा, लेकिन लिखित भाषा इसलिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि लिखित भाषा अगर नहीं रहता तो आप सोचिए जो सदियों से चली आ गई इतिहास है, आप जो चीजें किताबों में लिखे कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, आदि मानव लोग कैसे रहते थे, देश आजाद हुआ था, कौन कौन इसकी लड़ाई में लड़ा था, क्या उसका हर जगह आप मौखिक ये सुन करके याद कर सकते हैं? मौखिक में बदलाव हो जाता है। जैसे किसी ने कहानी सुनाया, वो थोड़ा सा उसे और बढ़ा चढ़ा के सुना देता है, उससे और बढ़ा चढ़ा, या तो भूल गया तो आधा स्टोरी उसकी कट गई। तो मौखिक में क्या है? सब समस्या है। लेकिन लिखित में क्या है? लिखित एक अस्थायी भाषा। अगर कभी आपको याद कि अस्थायी भाषा का रूप कौन होता है, तो होता है लिखित भाषा। ये हमेशा चलने वाली, सदियों चलने वाली भाषा है लिखित भाषा। किताब में लिख देंगे वो अस्थायी हो जाएगा। जो पहले से हम इतिहास पढ़ रहे हैं या किसी नॉलेज ज्ञान के बारे में जाने, हमारे जो शिक्षाविद विद्वान थे, इसका प्रयोग कर लिखित भाषा में उसको लिख दिए, उन्हीं किताबों को हम आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं और उनके बारे में, उस समय की परिस्थितियों के बारे में हम जान रहे हैं। तो उसका श्रेय किसको जाता है? लिखित भाषा को। तो सबसे महत्वपूर्ण भाषाओं में लिखित भाषा है, ये इसकी महत्वपूर्णता है और ये अस्थायी भाषा भी कहा जाता है। स्टूडेंट इसके बाद आपको बताएंगे ये मौखिक। अब आ जाइए आप राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा जो होती है स्टूडेंट, जब कोई भाषा किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा एक बृहद क्षेत्रों में बोलना शुरू हो जाता है, यानी कि किसी भी देश के अधिकतर नागरिक, उस क्षेत्र के अधिकतर नागरिक इस भाषा का प्रयोग करने लगे, तो वह भाषा उस देश या राष्ट्र की क्या जाती है? राष्ट्रभाषा घोषित कर दी जाती है। जैसे हिंदी,
भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, जिसमें से आपको शायद 22 को मान्यता दी गई, लेकिन बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग और बोलियों का होता है। लेकिन सर्वाधिक भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी का। यानी भारत के अधिकांश लोगों के द्वारा यह बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भाषा। और हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा क्या है? वो हिंदी है। इसके बाद आता है मातृभाषा। मातृभाषा ये नाम से स्पष्ट हो जाएगा, राज्य मतलब देश, यानी कि जो और उसके बाद मातृ मतलब माता। इसमें देखिए वह भाषा जो बालक जब पैदा होता है तो अपने परिवार या माता के द्वारा जिस भाषा को सीखता है उसे हम क्या बोलते हैं? मातृभाषा बोलते हैं। यानी कि आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि परिवार या माता के द्वारा सीखे गए भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, उत्तर प्रदेश में मैं समझ के हिंदी का भी प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से, तो आप यहाँ का जो बच्चा पैदा होगा वो किस भाषा को सीखेगा? हिंदी भाषा को सीखेगा, तो उसकी मातृभाषा क्या आ जाएगी? हिंदी। जो बंगाल में पैदा होगा वो अगर बंगाली माता पिता बंगाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो बंगाली भाषा सीखेगा और उसका बंगाली क्या हो जाएगा? उसकी मातृभाषा हो जाएगी। पंजाब में उसकी जो अगर बच्चों से पंजाबी भाषा सीख रहा तो उसकी मातृभाषा पंजाबी हो जाएगी। तो ये परिवार और माता के द्वारा सिखाई गई भाषा होती है। उसके बाद आता है बोली। बोली देखिए इसमें ये भी जो है बोली जो है क्या है? वह एक भाषा का ही रूप है, लेकिन वो भाषा का कौन सा रूप है? क्षेत्रीय रूप है। भाषा का जो क्षेत्र होता है बिल्कुल विस्तृत होता है, बड़ा होता है, लेकिन बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है। वह भाषा का एक उपरूप कर सकते हैं और यह भाषा का ही रूप है, लेकिन क्या है? बिल्कुल सीमित चीजों में होती है, कमी क्षेत्रों में होती है। कुछ लोगों द्वारा इसको प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इसकी कोई मानक भाषा नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बोली। और जब यही बोली क्या एक बड़ा विस्तृत रूप लेती है और इसमें साहित्य और इसमें मानक शब्दों का प्रयोग होने लगता है और इसके लिखित रूप में साहित्य का प्रयोग होने लगता है, तो ये क्या बन जाती है? बाद में यह भाषा बन जाती है। उसके बाद आता है लिपि। लिपि देखिए स्टूडेंट, जो कुछ हम बोलते हैं जिस भाषा में, तो उन ध्वनियों को जो लिखने का तरीका होता है, स्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं आप, वो लिखने का तरीका जो होता है वो क्या होता है? उन ध्वनियों को लिखने की विधि को ही, तरीके को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी कि ध्वनियों को लिखने की विधि को हम क्या बोलेंगे? लिपि बोलेंगे। यानी कि हिंदी हम किस भाषा, जैसे हमारी भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, तो हिंदी का लिपि क्या है? हर भाषा की लिपि होती है जिससे वो पैदा होती है। लिपि है आपका देवनागरी। देवनागरी हिंदी भाषा का लिपि है देवनागरी। जैसे आप पंजाबी भाषा जाते हैं, पंजाबी, तो पंजाबी का है आपका गुरुमुखी। पॉपुलर भाषा आपका अंग्रेजी है। मैक्सिमम लोग अंग्रेजी का प्रचलन है, तो अंग्रेजी के बारे में बता रहे। अंग्रेजी क्या है? रोमन। ये लिपि है। हिंदी भाषा सबसे ये इंपॉर्टेंट, पहले हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसकी लिपि को जानना जरूरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू का फारसी है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लिपि तक पढ़े। अब इसके बाद आता है व्याकरण। जो भाषा, ये अभी तक भाषा के बारे में आप पढ़ रहे थे, अब इसका नंबर आता है व्याकरण के बारे में। व्याकरण ग्रामर, जैसे इंग्लिश में ग्रामर आपका होता है वैसे हिंदी में भी ग्रामर होता है, इसे हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। तो व्याकरण सबसे पहले जानिए कि व्याकरण का काम है। व्याकरण का काम है किसी भाषा को शुद्ध करना। शुद्ध कैसे होता है? कोई भाषा जो होती है उसे ठीक ठीक उसका अर्थ लगाना। आप शुरू में आपको बताया है कि भाषा में जिन ध्वनियों का अर्थ रहेगा वही भाषा का प्रयोग की जाए। अगर जो भाषा में ध्वनियाँ बोल रहे हैं वो अर्थहीन है, यानी कि अर्थ नहीं है उसमें, तो क्या जो भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तो ऐसे भाषा क्या करता है? भाषा किसी भी उसको जो बोलते हैं लिखते हैं उसको शुद्ध होना आवश्यक है। सॉरी, व्याकरण। तो व्याकरण क्या करता है? उसको ठीक से उसको लिखना पढ़ना, यानी कि शुद्ध तरीके का उसको बताता है। यानी कि शुद्धता जो भाषा में जाता है वो क्या होता है? व्याकरण होता है। इसमें जैसे देखिए दो चीजें, एक अशुद्ध रूप होता है,
आप उसमें वाक्य में प्रयोग कर लेंगे भाषा में, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकलेगा। एक होता है शुद्ध, जैसे आपको कह दिया जाए वह बच्चा पढ़ रहे हैं। अब देखिए वह बच्चा पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये सब वाक्य हैं, सब अपने बात है, लेकिन जो एक भाषा के रूप में हम बोल रहे हैं वह बच्चा पढ़ रहे हैं, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वह बच्चा पढ़ रहा है, वह बच्चा पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? वह बच्चा पढ़ रहा है। ये शुद्धता हमें कौन बताया? व्याकरण ने बताया, ग्रामर। यानी कि भाषा में जो शुद्धता का रूप ले आएगा वो कौन होगा? ग्रामर। यानी जो व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना में सिखाता है, यानी उसकी शुद्धता का बोध कराता है। ये देखिए ये दोनों है, लेकिन ये क्या है? अशुद्ध है कि वह बच्चा पढ़ रहे हैं, उसका सही रूप क्या होगा? वह बच्चा पढ़ रहा है। अब इसमें देखेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, व्याकरण के स्टूडेंट मुख्यतः 3 अंग होते हैं। मुख्य रूप से ये 3 अंग होते हैं। पहला जैसे वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा आपका शब्द विचार, तीसरा है आपका वाक्य विचार, वाक्य विचार। ये व्याकरण के अंग होते हैं। सब वर्ड विचार में सब फोनोलॉजी जो इंग्लिश में आप पढ़े हैं, इंग्लिश में जैसे सारी चीजें इंग्लिश में भी रहती है, बस भाषा का प्रयोग तो इंग्लिश में रहेगा, फोनोलॉजी। इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं? वर्ड, वर्ड मतलब होता है अक्षर, वर्णमाला, फिर वर्णों के भेद और उनके उच्चारण के बारे में आपको बताया जाता है। यानी कि वर्ण विचार में आप क्या वर्ण यानी कि अक्षर के बारे में, वर्णमाला जो अ से अ तक, क से क्या तक रहती है, आप लोग पढ़े नर्सरी या क्लास में वर्णमाला होता है, उसके शुद्धता या उसके प्रयोग के बारे में। फिर वर्णों के भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं, फिर वर्णों का उच्चारण कैसे शुद्ध रूप से किया जाता है, ये सब किसमें बताया जाता है? वर्ण विचार में। शब्द विचार आता है। शब्द विचार मतलब इटमोलॉजी, इटमोलॉजी जो होता है उसके अंतर्गत शब्द की रचना, शब्द के भेद, शब्द की रचना किसे कैसे की जाए, जैसे दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है, शब्द की रचना हो गई। फिर उनके शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद, फिर उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आपको किसमें बताई जाती हैं? शब्द विचार में बताई जाती है। तीसरा आ गया स्टूडेंट वाक्य विचार, जिस चैप्टर का आखिरी हेडिंग भी है वाक्य विचार। इसके अंदर वाक्यों के भेद या भेद के बारे में, फिर वाक्यों के प्रयोग के बारे में, सारी चीजों पे जो विचार किया जाता है, बताया जाता है, वो किस क्या होता है? वाक्य विचार। जैसे वाक्य की संरचना, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के भेद या वाक्यों का प्रयोग, उसकी शुद्धता अशुद्धता, ये सारी चीजों के बारे में इसमें वाक्य विचार है। तो सब वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये व्याकरण के भेद है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये चैप्टर नंबर 1 आपका भाषा और व्याकरण, भाषा के बारे में आपको बता दिया गया, फिर व्याकरण के बारे में बता दिया गया। भाषा मतलब भाष से हुआ है, आपको बताया गया है कि जो कुछ आप बोलते हैं आप या अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, या उनके मन के भाव या विचारों को सुन करके आप समझते हैं, वो क्या कहलाती है? भाषा। आपकी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। उसके बाद व्याकरण में बताया गया कि व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी जो क्या कहता है, किसी भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना आदि सिखाता है, यानी उसको शुद्धता का ज्ञान देता है, तो क्या कहलाता है? व्याकरण। इसके 3 प्रकार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आपको बता दिया गया। तो स्टूडेंट ये चैप्टर इस तरह से समाप्त हुआ। अब आज के वीडियो में आपको इतना है। अब अगले वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज कराया जाएगा, यानी कि वीडियो बना के दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इसको आप पढ़ेंगे और जो एक्सरसाइज इसके बाद जाएगा उसको आप कंप्लीट करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।